नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज फैसले का दिन है। जी हां, फैसले का दिन है, बड़ा दिन है। जो मेहनत की गई थी बड़े बड़े नेताओं की ओर से, जो मेहनत की गई थी उम्मीदवारों की ओर से, जनता के दिल में क्या है, आज उसका दिन है और नतीजे भी सामने आने लगे हैं। तो बड़ी खबर भी आपको हम बताएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कैथल से, जहां गुला चेयरपर्सन गठबंधन उम्मीदवार रेखा रानी की जीत हुई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे। रेखा रानी ने आजाद प्रत्याशी उषा रानी को 302 वोटों से हराया है। विधायक ईश्वर सिंह और रेखा रानी ने जीत का श्रेय जनता को दिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यहां पर जीत का श्रेय जनता को दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, ये जो नगर निकाय चुनाव थे काफी ज्यादा दिलचस्प रहे, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं बहुत कुछ कह रहे हैं, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस समय नगर निकाय चुनावों को लेकर जितना भी निकलकर सामने आ रहे हैं, आंकड़ों को अगर लेकर बात करें, हम फैसलों को लेकर अगर बात करें, तो सब साफ होता जा रहा है। जो दावे किए जा रहे थे, जो वादे किए जा रहे थे, उनकी सच्चाई आज दिखती नजर आ रही है। कौन कितना पानी में है, तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो प्रत्याशी जीत चुके हैं किस तरीके से जनता का अभिवादन करते वो नजर आ रहे हैं। तो नगर परिषद चेयरपर्सन चुनाव तो नगर निकाय चुनावों के नतीजे साफ हो रहे हैं और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, कहीं पर खुशी भी है तो कहीं पर गम भी है। लेकिन मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो बीजेपी और जेजेपी कहीं ना कहीं खुश जाहिर तौर पर नजर आ रही होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भी हम बात करेंगे, इनेलो को लेकर भी हम बात करेंगे। लेकिन छोटी सरकार के नतीजे सामने हैं। तो जीत का माहौल है, जश्न का माहौल है आपके सामने। जो चुनाव है, कौन आगे है कौन पीछे है, लगातार खबरें अभी तक आपको हम बता रहे हैं। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर से निकाय चुनाव को लेकर बात की हमारे संवाददाता अनिल मोड़ ने। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। चुनाव है, परिणाम लगातार आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो चुनाव परिणाम है फिलहाल तक जो गठबंधन सरकार है, गठबंधन सरकार के पक्ष में लग रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बात करने के लिए शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, पहला यही सवाल है, जो फिलहाल आंकड़े आ रहे हैं, जो बढ़त दिख रही है सरकार के लिए, आप लोगों के लिए कितनी राहत भरी है? देखिए, बहुत अच्छी है और सरकार की जो कारगुजारी है उस पर निश्चित तौर से जनता ने बड़ी मोहर लगाई है। और हमने पहले भी चुनाव से, जब चुनाव शुरू हुए, हमने उस समय कहा था कि ये बीच में एक मिड टर्म पोल है जिसमें लोग अपनी राय देंगे सरकार के बारे में, और हमें पूरी उम्मीद है कि निश्चित तौर से सरकार के पक्ष में आएगी। अभी तक के अगर आंकड़ों की बात करें मंत्री जी, ज्यादातर सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करती दिख रही है, चाहे नगर परिषद है, नगर पालिका है। बीजेपी की जीत की क्या बड़ी वजह मानते हैं, अगर एक बड़ी वजह मानी जाए? नहीं, देखिए, जिस निष्पक्षता के साथ बीजेपी ने काम किया, चाहे नौकरी देने की बात थी, चाहे डेवलपमेंट करने की बात थी, बीजेपी ने किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं किया। और जिस प्रकार से पहले सरकारों में होता था कि अगर मान लो मेरे खिलाफ है कोई तो उससे बदला लेने की दूसरी प्रकार की, तो वो सारी चीज़ें इन 7 साल में गौण है। कहीं भी आपने सुना नहीं होगा किसी एमएलए के द्वारा, किसी मंत्री के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहीं इस प्रकार के बदले की कार्रवाई की होगा। तो लोग समझते हैं कि नहीं यार, बस पूरी स्वतंत्रता है, कोई बात नहीं, सरकार में किसी को डरने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करो। सरकार जो भी मदद सरकार से मिल सकती है निश्चित तौर से सरकार मदद करेगी, कोई पार्टी के हिसाब पे भेदभाव नहीं करे। तो निश्चित तौर से लोगों का भी दिमाग डेवलप होता जा रहा है इस मामले में कि जो प्रजातंत्र है उसका असली अर्थ यही है कि सरकार जो है वो सबके लिए है, किसी खास तबके के लिए, किसी खास एरिया के लिए सरकार ने उतनी जगहों की बात करें, भिवानी की बात करें, हांसी की बात करें, कई जगहों पर निर्दलीय पूरी टक्कर आपको देते दिखाई दे रहे हैं। निर्दलीयों ने कई जगहों पर गेम भी आपका बिगाड़ा है। नहीं, निश्चित तौर से मैं ये तो नहीं कहता कि सारी सीटों पे हम ही जीतेंगे। आप कहीं निर्दलीय हैं, निर्दलीय भी प्रभावशाली भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कई बार ऐसा है कि हम भी टिकट देते हैं, ऐसा होता है जैसे मान लिए एक व्यक्ति को मैंने टिकट दिया, कोई जरूरी नहीं है कि मैं अपना तो प्रयास हमारा ही होता है कि हमारा निर्णय सही हो, पर कई बार हम भी तो चूक जाते हैं। कई बार हमारा ही पार्टी का ही व्यक्ति है, वो निर्दलीय के रूप में खड़ा है गया और वो चुनाव जीत गया। अभी एक चुनाव है जो अभी एक निर्दलीय जीत गया, रात उसका मेरे पास फोन है था, हालांकि रात तो रिजल्ट नहीं आया, मैं नाम तो नहीं लूंगा, रात उसका मेरे पास फोन है, देखो जी हम बीजेपी के आदमी हैं लेकिन हमारे साथ गलत किया और ऐसे हमारा टिकट काट दिया, हम जीत जाएंगे, मैं जीतूंगा पक्का और मैं बीजेपी में आऊंगा जी। अभी से दावा करना शुरू कर दिया, अभी से दावा करना आप लोगों ने शुरू कर दिया जो निर्दलीय जीत रहे हैं वो भी
सरकार के ही आदमी है? नहीं, कुछ लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारों की नहीं बात कर रहा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। उसका तो रात ही मेरे पास फोन आया था, हालांकि उसको कोई पता, अब मैं ये उसकी बात को पक्का मान लूंगा 100% जीत रहा या नहीं जीत रहा, तो अब चुनाव अगर वाकई वो जीत भी गया, सही बात है, लेकिन कांग्रेस तो चुनाव से पहले ही भाग गई थी। कांग्रेस तो पहले ही छोड़ गई, वो अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव ही लड़ा उसने। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह पे चिन्ह लड़ा, और वो हाथ से कैसे देखते हैं फिलहाल तक के आंकड़े जेजेपी के हिसाब से? कितना अच्छा परिणाम आप मानते हैं या और अच्छा परिणाम होना चाहिए? देखिए, अभी 2-3 की जिनकी मुझे जानकारी है वहाँ जेजेपी ने चुनाव जीता है, मैं समझता हूँ अच्छा है। अगर बात करें आम आदमी पार्टी है, जो झाड़ू का जादू नहीं चला अभी तक, जो ज्यादा सा नहीं चला जितना दावा किया जा रहा था। देखिए, झाड़ू ना जी, हमारे यहाँ भी जब उल्टा अगर झाड़ू कर देना तो अच्छा नहीं माना जाता, तो ये किसी प्रदेश के लिए अच्छा नहीं, पंजाब में या पंजाब के लिए भी अच्छा नहीं, दिल्ली या दिल्ली के लिए भी अच्छा नहीं। उल्टा झाड़ू हमेशा नुकसान ही करता है, उसको अच्छा मानने नहीं जाता है। सारी जगह चुनाव चिन्ह भी उल्टा झाड़ू ही है इनका, और मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में कोई भी उसके चांसेस हैं कहीं भी, रत्ती भर भी। अभी मुझे किसी ने बताया कि एक सीट पे कहीं शायद वो जीतते हैं, ठीक है, वो कोई मजबूत कैंडिडेट होगा तो वो अपना उसका आधार होगा, तो मुझे नहीं लगता। देखिए, जब चुनाव हो रहा था उस दौरान अग्निपथ का काफी हंगामा देखने को मिल रहा था, अग्निपथ का क्या असर इन चुनावों पर पड़ा? नहीं, कोई चुनाव पे असर नहीं, अगर पड़ा तो बीजेपी के पक्ष में पड़ा, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि उनको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी, अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, मतलब फिटनेस अच्छी होगी, और देश की सेवा करने का बड़ी संख्या में लोगों को अवसर मिलेगा, तो लोग उसके पक्ष में हैं। अब जैसे कृषि कानून आए थे, तो कृषि कानून को उन्होंने पूरे देश में ऐसा बना दिया कि वो किसान के खिलाफ, लेकिन रिजल्ट आया, जो सबसे बड़ा नेता था राकेश टिकैत था, तो राकेश टिकैत के वहाँ जो चुनाव हुए, वहाँ पहले हम 36 सीटें जीतते थे, उस एरिया में हम 36 सीटें जीतते थे, अब की बार 39 जीत गए, तो इसका मतलब किसान तो एक आखिरी सवाल है, क्योंकि सरकार के भी पिछले दिनों 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, नगर निकाय चुनाव में आप लोग मजबूती से जीतते फिलहाल तक दिख रहे हैं, तो अगर क्या लगता है कि जो प्रदेश की जनता ने आप लोगों के आधे कार्यकाल पे मुहर लगाई है, और अगर परिणाम बिल्कुल आप लोगों के फेवर में आते हैं, तो कितनी मजबूती से सरकार फिर आगे बढ़ेगी? नहीं, सरकार बिल्कुल मजबूती के साथ बढ़ रही है। देखिए, लोगों ने हमें सेवा के लिए चुन रखा, हम कोई राज चलाने वाले वैसे व्यक्ति नहीं है, जिस प्रकार से वो पहले एक सरकारें होती थी राज वाली, वैसी सरकार नहीं, हम सेवा के लिए चुन रखे, और निश्चित तौर से और ज्यादा प्रयास के साथ, जितनी ममता ज्यादा होगी, जितना आशीर्वाद ज्यादा होगा, तो हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अगर बार बार लोग विश्वास हमारे ऊपर कर रहे हैं, तो वैसी मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा है कि मैं उनके उस पर खरा उतरूं। सीएम साहब को लड्डू खिला दिए, धनखड़ साहब से बात कर ली? नहीं, अभी तो नहीं की, लेकिन अभी जल्दी कर लूंगा। बिल्कुल, ये थे शिक्षा मंत्री, काफी गदगद नजर आ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल तक के जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में नजर आ रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर जो बीजेपी है जीतती नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री साहब का भी खुद मानना है, क्योंकि जो प्रदेश सरकार का आधा कार्यकाल हो चुका है, उसके बाद जो नगर निकाय चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता ने सरकार के कामकाजों पर मुहर लगाई है। तो आपने सुना उन्होंने क्या कहा। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में 28 नगर पालिका का रिजल्ट साफ हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28 नगर पालिका में से 14 पर गठबंधन का कब्जा है, 11 पालिकाओं में अन्य का कब्जा है, एक सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। तो चलिए, आम आदमी पार्टी का खाता तो खुला। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, 11 पालिकाओं में अन्य का कब्जा है, जो इंडिपेंडेंट लड़ी थे उनका कब्जा है। और वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि 28 नगर पालिका में 14 पर गठबंधन का कब्जा। तो कुल मिलाकर किसकी जीत किसकी हार, सभी आपके सामने। नगर पालिका चुनावों की अगर बात करें तो जो नतीजे आए हैं, जनता का जो फैसला है वो आपके सामने है, वो साफ है, वादे और दावों से कहीं ना कहीं उलट भी नजर आ रहा है, और उसके बारे में सवाल भी हम जानेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नगर पालिका में किसका कब्जा। और चलिए वहीं उसी के साथ नगर परिषद की भी बात करते हैं। नगर परिषद में गठबंधन पार्टियों का डंका बजा है। जी हां, 18 नगर परिषद में 11 पर गठबंधन पार्टियों का कब्जा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 नगर परिषद में अन्य का कब्जा है, 1 नगर परिषद में इनेलो का कब्जा। नगर परिषद में आपका खाता नहीं खुला, तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 1 नगर परिषद में इनेलो का कब्जा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात आम आदमी पार्टी की जाए तो आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है नगर परिषद में। हालांकि नगर पालिका की बात करें तो वहां कम से कम खाता आम आदमी पार्टी का खुला है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, नगर पालिका और नगर परिषद की ये तस्वीर आपके सामने है।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे 18 नगर परिषद में 13 जो सीट है वहां पर गठबंधन पार्टियों का कब्जा है, गठबंधन का कब्जा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपडेट ये आया है। 6 नगर परिषद में अन्य का कब्जा है। तो देखिए साफ तौर पर जो जीत है वो सामने नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी जेजेपी की जीत और उसी जीत का जश्न मनाते आप देख सकते हैं तस्वीरों में कार्यकर्ता और नेता। तो पैनल भी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुका है। कांग्रेस से रविंदर ढुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से भूपेंद्र गहलावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं इनेलो से हमारे साथ है रजत पंजीटा जी। सबसे पहले बीजेपी से हमारे साथ भूपेंद्र गहलावत जी हैं, तो आपके पास में आना चाहूंगी, बधाई आपको दूंगी क्योंकि काफी अच्छा प्रदर्शन आपकी ओर से किया गया। लेकिन एक तरफ जहां अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं कई तरह के आरोप लगा रहा था और बार बार कुछ दावे अलग से किए जा रहे थे, उन दावों के बावजूद आप इस प्रदर्शन को कैसे देखते हैं? देखिए, ये मेरी आवाज मुझे फिर सुनने लग गई। जी बिल्कुल, इसे ठीक कर लिया जाएगा। तब तक रविंदर ढुल जी से सवाल हम ले लेते हैं। रविंदर ढुल जी, लगातार देखिए सबसे पहले तो कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव ही नहीं लड़ा और उसके बाद ये कह दिया कि हम अपना समर्थन देंगे जो प्रत्याशी होंगे उन्हें। चलिए इसकी बात हम बाद में करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें कांग्रेस के नेताओं की ओर से बोली गई। बीजेपी जेजेपी को लेकर सुपड़ा साफ हो जाएगा, जनता सबक सिखाएगी। लेकिन रविंदर जी, जो नतीजे हैं वो आपके दावों से तो बिल्कुल अलग है, ऐसा क्यों? देखिए मैं बता रहा हूँ, नतीजे जो थोड़े बहुत जो अलग आपको दिख रहे हैं जी, वो आप इस बात को यदि आप इंट्रोस्पेक्शन हम चेक करें इस बात को, तो भाजपा अधिकतर उन क्षेत्रों में हारी है जहाँ पर कि भाजपा के बड़े लीडर चुनाव जीते हैं, लेकिन भाजपा उन जगह पर जीती है जहाँ पर अन्य पार्टियों के बड़े लीडर चुनाव जो है जीते हैं। तो इसलिए मैं जो बहुत ज़्यादा इसको हम तवज्जो इसलिए नहीं देंगे। जहाँ तक बात भाजपा की यदि मैंडेट की बात करें तो मैंडेट निश्चित तौर पर बहुत सी ऐसी जगह पर इन्होंने अपना मैंडेट खोया भी है जहाँ पर इनके, मैं मान लीजिए मैं करनाल की बार बार बात कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, वहाँ से भाजपा के सभी कैंडिडेट आ रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इन्होंने नेचुरली इतने बड़े स्तर पर निर्दलीय उम्मीदवारों का जीतना, चाहे वो किसी भी पार्टी विचारधारा से संबंधित हो, तो वो जितना भी वो अपने आप में भाजपा के लिए भी खतरे की घंटी है। और निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि इतनी सीटें इनको जीतनी नहीं चाहिए थी, लेकिन प्रयास किया हमने अपनी तरफ से कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। जहाँ तक बात अग्निपथ स्कीम का, मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इम्पैक्ट इसलिए पड़ा होगा क्योंकि शहरी क्षेत्र ज़्यादातर कवर मिलेगा और शहरी क्षेत्र के अंदर युवा फौज वगैरह की ज़्यादा तैयारी ना करके अन्य रोजगारों की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर यदि कोई सरपंच के चुनाव के अंदर यदि वहाँ पर जाकर के हमें पता लगेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी यदि सिंबल पर लड़ती है, वहाँ पर इनका क्या हाल होगा, तब पता लगेगा अग्निपथ स्कीम का इनको क्या मैंडेट मिला है क्या नहीं। काफी समय से सुन रहे हैं बीजेपी का जो हश्र होगा, जो हाल होगा, जनता देखेगी। इससे पहले भी कुछ उपचुनाव हुए तो उसमें भी हमने देखा था क्या कुछ रहा था। आपके पास वापस आएंगे रविंदर जी, लेकिन इस समय दर्शकों को ये बता दें, जेडी सिंह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडी जी, आम आदमी पार्टी की ओर से, और ऐसा लग रहा था पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जीत हुई और जिस तरीके से चंडीगढ़ में भी देखा गया, आम आदमी पार्टी के रुतबे को लेकर कहीं ना कहीं ये चर्चाएं जोरों शोरों से चली। ये माहौल भी देखा गया कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन करेगी। खाता जरूर खुला लेकिन उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए जी, ऐसा है, सबसे पहले तो खाता खुलना ही बड़ा जरूरी होता है क्योंकि पार्टी हमारी बिल्कुल नई है, फ्रेश है हरियाणा में। और दूसरी बात ये है कि जब ये हमारा अभी संगठन, इनको पता था मौजूदा सरकार को कि आम आदमी पार्टी तहलका मचाएगी और 101% तहलका मचेगा। ये हमारा थोड़ा संगठन बनने का मामला था। अगर संगठन पहले बन जाता और उसके बाद ये चुनाव होते तो उसका रिजल्ट आपके सामने आना था। इस समय जनता आम आदमी पार्टी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के हक में जो बातें होती हैं वो सरकार उस चीज़ का एडवांटेज तो लेती है। आज आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, पंजाब में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, दिल्ली में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और आम जनता चाह भी रही है कि कांग्रेस और बीजेपी के इनके जो इन्होंने जो करा हुआ है सारे प्रदेश में, इनको भगाना चाह रहे हैं लोग और अच्छे मजबूत विकल्प के रूप में हम लोग खड़े हैं। और नया सिस्टम है और नए सिस्टम में थोड़ा सा उसको
तराशने का मामला है। जैसे ही हमारा संगठन बनेगा, हमने ये सारा सिस्टम जो है वो इनके हाथ में, जनता का कुछ भी नहीं रहेगा। ये इस बात का मैं 101% दावा कर सकता हूँ जी। यानी कि जेडी जी, आपके अनुसार एक सीट पाकर आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में तहलका मचा दिया है और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है। और रजत पंजेटा जी, माफ कीजिएगा, रजत पंजेटा जी हमारे साथ इनेलो से जुड़ चुके हैं। तो रजत जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इनेलो अक्सर ये बात करती है कि कहीं ना कहीं इनेलो अच्छा प्रदर्शन करेगी, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, चाहे कोई भी चुनाव हो। इनेलो का अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। का इनेलो की जो क्षेत्र की बात करें, जहां पर गढ़ माना जाता है इनेलो, उसके आगे इनेलो क्यों नहीं बढ़ पा रही है? हर बार ऐसी बयानबाजी बावजूद उसके वही ढाक के 3 पार। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। बहादुरगढ़ में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जी। अगर आप टोहाना में देखें, रतिया में देखें, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। सढौरा में अगर आप इधर आ जाएं तो मात्र 122 वोट से हमारा चेयरपर्सन हारा है। एलनाबाद की अगर बात करें तो वाइस चेयरमैन हमारा बना है वहाँ पे। तो ये तो देखिए, बोलना ठीक नहीं होगा आपका ये बोलना कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल का परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। इंडियन नेशनल लोकदल की बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है जी। और देखते हुए कि 2-2 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, उसके सामने अगर इंडियन नेशनल लोकदल ही टिकती है, आप देखिए आम आदमी पार्टी से भी अगर आप देखें तो बहुत ऊपर है, हमारा कंपैरिजन ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इंडियन नेशनल लोकदल एक बहुत मजबूत विकल्प के तौर पे हरियाणा में रहा है। 10 साल तक हम नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हमारी पार्टी रही है, मुख्य विपक्षी दल हम रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ नहीं है। अगर आप देखें 2009 से लेके 19 तक इंडियन नेशनल लोकदल ही थी मुख्य विपक्षी दल। और किस परिस्थितियों के अंदर अगर इंडियन नेशनल लोकदल का कोई मैं कहता हूं, अगर आप जो हमारे विपक्षी बोलते हैं वो कोई नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस नहीं थे। एंड समय पे लास्ट मोमेंट पे आके जो भी भीतरघात हुआ, पार्टी के साथ जो भी हुआ, उसके 2 फाड़ हुए। एक पार्टी का कार्यकर्ता अलग निकाल के लेके, जिनको भी बहला फुसला के कुछ भी इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल ही पार्टी थी। वो उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि कहते हैं कि बाहर वालों से डर होता है, लेकिन अंदर वाले ही मार देंगे, भीतरघात कर देंगे, उसका हम नहीं उस तरफ देख रहे थे। तो उसके बाद अगर आप देखें तो एलनाबाद का उपचुनाव देखिए, वहां हमारे वोट बढ़े हैं। सारी पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ रही थी, जबकि भाजपा वहां नंबर 2 पे थी। अब कहां है एलनाबाद के अंदर? भाजपा साफ हो गई है भाजपा एलनाबाद में? कहां है एलनाबाद में भाजपा? जी, ये सवाल पूछेंगे हम बिल्कुल। अगर आप डब वाली देखें, आपका मैं नरवाना का भी यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। नरवाना में तो जजपा के विधायक है नरवाना से। आप नरवाना, मैं उचाणा की नहीं बार बार कि आप बोले कि मैं दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री की बात करूंगा कि वही अपना गढ़ हार गए। नरवाना से विधायक हैं इनके जजपा के, और मात्र 700 वोट आई है इनकी, 700 सवा 700 वोट। एक तो आपके विधायक है, ऊपर से आप नरवाना हार गए। तो जजपा तो मुझे लगता है पूरा ही साफ हो गई। डब वाली में सबसे ज्यादा टाइम लगाया है इन्होंने, डब वाली पे भी 4थे नंबर पे है ये। तो ये तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है। मुझे लगता है मुख्य विपक्षी दल इस वक्त इस चुनाव के अंदर, देखिए कांग्रेस तो सिंबल पे लड़ी नहीं, तो कुछ बोलना नहीं बोलना वो उचित नहीं होगा, क्योंकि कौन निर्दलीय है, निर्दलीय में ज्यादातर ये भी रहता है, निकाय चुनाव के, परिषद के चुनाव के अंदर ज्यादातर ये होता है कि कई बारी सिंबल पे लड़ने का जो इंडिपेंडेंट होता है वो उसको नुकसान भी हो जाता है। कई बारी वो चाहता है कि सभी दलों की मैं वोट बटोर लूं अपने रसूख से या किसी भी जरिए से, अपनी भाईचारे में कुछ भी कह के। तो केवल ये बोल देना कि सारे के सारे इंडिपेंडेंट कांग्रेस के हैं, वो भी उचित नहीं होगा। हाँ, कांग्रेस ने जरूर जो बहुत एक फेयर जिसे कहते हैं आंकलन और विश्लेषण जो है, कांग्रेस के प्रवक्ता की मैं तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने अपनी हार को भी स्वीकार किया और उन्होंने अपनी जीत के लिए भी जहां जहां उन्होंने कहा है, उन्होंने एक बहुत ही फेयर कंपैरिजन किया है। तो अगर मैं यहाँ बैठ के, वो उचित नहीं होगा, वो मेरी सार्केज्म होगी कि मैं सिर्फ कांग्रेस की हार मान ली कांग्रेस ने और उनकी जीत के लिए मैं उनको कुछ भी ना बोलूं। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई आदमी सही तरीके से कोई बात बोल रहा हो तो उसकी दोनों पहलू उठाने चाहिए। बिल्कुल, दोनों पहलू उठाने चाहिए। और कांग्रेस की सेफ साइड पर भी हम सवाल पूछेंगे। खैर, इनेलो के बारे में आपने बात की कि जिस तरीके से इनेलो से एक दूसरी पार्टी भी बनी है, दिलासा अच्छा है। आपके पास एक बार फिर से मैं वापस आऊंगी, लेकिन बीजेपी के भूपेंद्र गहलावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, कहने का मन तो आपको ये कर रहा है कि मोतीचूर के लड्डू आप जरूर खिलाइएगा, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि इन मोतीचूर के लड्डू की जो मिठास है कहीं ना कहीं कड़वाहट में इसलिए बदलती नजर आ रही है कि कुछ बड़े एरियाज हैं ऐसे, कुछ बड़े क्षेत्र हैं ऐसे जहां पर कहीं ना कहीं आपकी पार्टी का कमल खिला ही नहीं। ऐसा क्यों?
ये आपने भी सवाल किया, लड्डू तो हम आपको सभी को खिलाएंगे जी। ये मैं बोलता रहूंगा, मेरी प्रॉब्लम ये फिर आगे आवाज सुनने वाली है। देखिए, मैं जो एक बात ये उठा रहे हैं कि जहाँ बड़े लीडर थे, खासतौर पर ये करनाल की बात करते हैं, वो माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री है वो एक अच्छे तर्क पे तो है नहीं, वो सारे हरियाणा के नेता हैं। हमारी पार्टी के जो माननीय मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जी, हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो पूरे हरियाणा उनका अपना है। पूरे हरियाणा में उन्होंने घूम के चुनाव जीता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान दिया है, सारा रिजल्ट ये है। और कोई अगर हम 100 सीटों पर खड़े करेंगे, 100 के 100 पे भी चुनाव जीता नहीं जाता, उसमें तो परसेंटेज आ जाती है। और हम ये चाहते हैं कि विपक्ष भी मजबूत हो। आज जो लड़ाई लड़ रही है, मैं सभी प्रवक्ताओं की बात मैंने सुनी है, कांग्रेस की, इनेलो की, दूसरी पार्टी की। अब इनसे साफ जाहिर हो रहा है कि सत्ता तो हमारी है ही, आगे भी रहेगी। इनमें विपक्ष की भूमिका कौन निभाए, ये आपस में ये बैठ के तीनों चारों पार्टी फैसला कर लेगी। अब तो झगड़ा सिर्फ विपक्ष का है, सत्ता तो हमारी अब भी है और आगे 20 साल भी सत्ता रहेगी। ये तो कोई सपना देखे कि हमारी सरकार आ जाएगी। अब मैं ये तीनों चारों पार्टियां जो हैं, ये मिल बैठ के विपक्ष का फैसला कर ले कि विपक्ष में किसको रहना है। और कोई एक अच्छेत्र की बात नहीं, मेजोरिटी की बात होती है। 70% से ज्यादा सीटों पे हमारी पार्टी ने चुनाव जीता है। ये हमारे पास जी। भूपेंद्र जी, बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो अब फैसला है वो तो पार्टियों को लेना है, जो दूसरी पार्टियां हैं, कि मुख्य विपक्षी दल कौन सा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप ये तमाम बातें कह रहे हैं, ये आपको भी मंथन करने की जरूरत है। अगर करनाल की बात करते हैं हम, अगर वहां पर एक प्रत्याशी अच्छे मार्जिन से जीत जाता तो आपकी भाषा भी बदली बदली नजर आती। तो चलिए रविंद्र जी के पास इस समय हम चलते हैं। रविंद्र जी, क्या कांग्रेस नगर निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं सेफ साइड खेलती रही है, और ऐसी क्या नौबत आ गई कि मुख्य विपक्षी दल यूं सेफ साइड खेलने के लिए मजबूर हो गया? राज्यसभा चुनाव में आप लोग व्यस्त रहे, जरूर ये कहेंगे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में भी आप लोग नहीं बचा पाए। देखिए, वो राज्यसभा चुनाव में किस प्रकार हुआ है उसके ऊपर हम मेरे हिसाब से बहुत डिटेल में डिबेट कर चुके हैं निश्चित तौर पर। बिल्कुल, तो सेफ साइड के बारे में बता दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो बड़े खुशी से 2024 में अपने चुनाव जीत लिया। 2 विधानसभा के उपचुनाव हार करके बैठे, एक जगह कांग्रेस से हारे, एक जगह इनेलो से हारे। तो इनको भी अपने आप में सोचना चाहिए कि भाई 2 मुख्य चुनाव तो विधानसभा का चुनाव है, ये तो छोटी सरकार है जिले की, ये तो कोई प्रादेशिक, इसका ना तो कोई महत्व होता है ना ही को मतलब होता है। मुझे याद आ रहा है चुनाव 2005 के अंदर इनेलो की सरकार गई थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2004 के जिला परिषद के चुनाव में सारे हरियाणा में इनेलो जीती थी, लेकिन सीटें कितनी आई थी? 9। तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रतिबिंब नहीं होता है ये चीज़। इसको बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। जहाँ तक बात हमारा सेफ साइड खेलने की है, ऐसा कोई हमारा इरादा यदि होता तो हम समर्थन करने के लिए कैंडिडेट कहीं नहीं जाते, हम तो खुल करके गए हैं, जा भी गए। आप बताइए कि हमारे प्रादेशिक स्तर के जो है बड़े नेता हैं, हमारे विधायक हैं, खुल करके न केवल गए हैं बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जनसभा करके। लेकिन वहां पर भी कुछ जगहों पर हार का मुंह देखना पड़ा आप ही के कैंडिडेट्स को, जिन्हें समर्थन किया गया। यही मैं कह रहा हूँ कि उसके बावजूद भी यदि हार हुई है उस जगह पर, तो ये आत्ममंथन हमें करना चाहिए कि क्यों हारे हैं, हम क्यों हारे, इस चीज के ऊपर हमें विचार करना चाहिए। हम ये कह करके नहीं चलेंगे कि भाई मुख्यमंत्री तो सारे हरियाणा के होते हैं, प्रदेश के हैं, करनाल में हार गए तो क्या बड़ी बात है। तो इसका मतलब तो हुड्डा साहब सारे प्रदेश के हैं, यदि झज्जर में हार गए तो क्या बड़ी बात है। ये बातों का कोई मतलब और कोई मीनिंग नहीं रहता है। ये तो एक जो है ना, बातों को पलट करके बार बार उस चीज से, प्रश्न से बचने का एक वो तरीका मात्र है। इसके अलावा मैं इसको कुछ और नहीं मानता। जी, तो चलिए, इसको आप कुछ नहीं मानते हैं। और आपने साथ ही भी कहा कि छोटी सरकार का प्रादेशिक महत्व नहीं होता, ये तो आपने कहा था अभी सर। जी बिल्कुल। तो इसका जवाब हम ले लेते हैं बीजेपी के प्रवक्ता से। आप बताइए भूपेंद्र जी, जो कह रहे हैं रविंद्र ढुल, क्या आप ये इस चीज को मानते हैं? क्योंकि काफी सारी जनता है, एक जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है हरियाणा की, अगर बात करें तो वो अर्बन और सेमी अर्बन क्षेत्रों में ही रहता है, जो इसमें मतदान भी करता है। देखिए जी, जो आपने भी और इन्होंने भी मंथन करने की बात की, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा ही चिंतन मंथन करते हैं।
वो चिंतन मंथन करते हैं कि हरियाणा की जनता का, देश की जनता का कैसा भला हो, कैसे कैसे उनकी समस्याएं की दूर हो। चिंतन मंथन तो कांग्रेस पार्टी भी करती है, लेकिन वो चिंतन मंथन करती है अपने परिवार के लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनकी कैसे सुरक्षा की जाए, और उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। इन्होंने अभी भी जो चिंतन मंथन किया था, उनको तो 10 साल में कितने में कोई चिंतन मंथन करने की जरूरत पड़ेगी, वो तो कभी करते ही नहीं चिंतन मंथन। जब उन्होंने चिंतन मंथन किया था तो वहां एक ही बात आ गई थी लास्ट में कि भाई ये जो परिवारवाद पे अंकुश लगाने की बात थी कि भाई एक परिवार में से एक ही आदमी को चुनाव लड़ाया जाएगा, उसमें भी कंडीशन लगा दी कि ये फार्मूला गांधी परिवार पर लागू नहीं होगा, ये फार्मूला भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लागू नहीं होगा। अरे भाई फिर आम आदमी पे लागू होगा। आपने क्या चिंतन मंथन किया? चिंतन मंथन करने के बाद जो राज्यसभा का चुनाव आया उस पर डिबेट हो गई, लेकिन अभी भी जो नई बातें चल रही हैं, कुछ जो दूसरे प्रवक्ता कहते हैं, ढुल साहब ने तो नहीं कहा ये, उन्होंने कहा कि जो इनके कांग्रेस के सीनियर लीडर है दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी बयान दिया कि जो ट्रेनिंग में 29 लोग गए थे, 29 लोग तो ट्रेनिंग में गए ही नहीं थे, ट्रेनिंग में तो 28 लोग गए थे कि भाई उनका वोट तो सही मिला। तो बाकी जो 3 लोग बच गए, कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तो ट्रेनिंग लेने नहीं गए थे जी। ये तो तीनों बाहर थे। तो ये कैसे कहा जा सकता है? इनका एक टारगेट हो गया कि पहले तो इन्होंने अशोक तंवर को भगाया, फिर इन्होंने शैलजा जी को साइड किया, फिर उदय भान जी को भी अब साइड ही समझ लेना, ये बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं है, इसको काम करने से इसको भी रोकेंगे। और इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह से सारे जो भूपेंद्र हुड्डा की जो पार्टी है, उसके जो पुत्र हैं, इनको पता है इनके खिलाफ तो 6 केस चल रहे हैं, इनका क्या हाल होने वाला है। तो ये किसी तरीके से अपने बेटे को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं और उनके रास्ते कांग्रेस का चिंतन मंथन क्यों नहीं कोई असर दिखाता है, क्यों नहीं नतीजों में, आंकड़ों में दिखाई देता है, इस पर हम बात करेंगे। पंजेटा जी, देखिए आप ये कह रहे थे कि एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर इनेलो को देखा जाए, कांग्रेस का हाल आपके सामने है। आम आदमी पार्टी अपना सिर्फ एक खाता खोल पाई है, लेकिन फिर बावजूद भी उन्होंने कहीं ना कहीं प्रयास किया। लेकिन इनेलो के पास मुद्दे बहुत सारे थे बीजेपी जेजेपी के खिलाफ। हालांकि बीच में बीजेपी और जेजेपी को लेकर नौबत ये आ गई थी कि दोनों अलग अलग चुनाव भी लड़ने वाले थे। तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं डाइवर्जन जो है हो सकता है नेताओं में नहीं, कहीं ना कहीं जो वर्कर्स है उनमें दिखाई दे। बावजूद उसके इनेलो अपनी जो भूमिका है, क्या आप मानते हैं कि बहुत बेहतर निभा पाई है? देखिए, निश्चित तौर पे परफॉर्मेंस इंडियन नेशनल लोकदल की अच्छी रही है। मैं ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा और एक अच्छे प्रवक्ता या अच्छा एक अगर आकलन करने वाला हो तो हम इसको, मैं कहूँगा हम इससे और बेहतर भी कर सकते थे। हमें हो सकता है कई जगहों पे हमारी भी कमी रही हो और हो सकता है हमें टाइम अच्छा ना दे पाए हो या कुछ ना कुछ और वजह जो भी रही हो, वो तो एक उसका सारा विश्लेषण होगा। लेकिन हाँ, हम इससे भी और बेटर परफॉर्मेंस दे सकते थे, निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और जितना अभी इंडियन नेशनल लोकदल ने किया है, अगर हमारे को इतने अच्छे रिजल्ट्स हमें लगते हैं कि हम नरवाना, टोहाना, रतिया अगर हम, तो फिर हम और जगहों पे बेहतर टाइम देके उन सीटों के ऊपर भी हम जिनका जहां हमारे बहुत सारे पार्षद जीत के आए हैं, उनके ऊपर हम एक और इससे भी बेटर परफॉर्मेंस दे सकते थे। आपकी बात से सहमत हूं मैं इस बात से। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जेडी सिंह जी जुड़े हैं। जेडी सिंह जी, बहुत जोर शोर से आप लोगों की ओर से प्रचार किया गया नगर निकाय चुनावों को लेकर, तमाम चाहे बात कांग्रेस की करें, इनेलो की करें या फिर बीजेपी की करें, जोरदार आप लोगों की ओर से दावे किए गए कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आई है और सब कुछ, वो तमाम जो नेता हैं दूसरे दलों के या फिर तमाम जो उम्मीदवार उतार रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन उन दावों में और जमीनी हकीकत में, इन आंकड़ों में इतना बड़ा फर्क क्यों दिखाई दे रहा है, ये आपसे जानना चाहेंगे। भले आप ये मानते हो कि आपने डंका बजा दिया है आम आदमी पार्टी का पूरे हरियाणा में। देखिए जी, मैं जहां तक मेरा मानना है जी कि ये जो नगर निकाय के चुनाव हैं या जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं, इनको सरकार अपने हिसाब से लोगों, जनता को के साथ खेलती है। अभी देखिए, मैं एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ आपको कि अभी पिछले कितने साल हो गए इन्होंने पंचायती राज चुनाव नहीं होने दिया।
अब इनको पता था कि क्योंकि इनका आपस में जो कांग्रेस का और बीजेपी का अलायंस है उसकी वजह से ही आम जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। अब आम आदमी पार्टी के हरियाणा में आने से सबसे पहले तो इनको तो ये पता था कि आज आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में कदम रख दिया और बिना संगठन के हैं अभी हम। उसके बावजूद इन्हें पता था कि अगर इनका संगठन पहले इन्होंने बना लिया और चुनाव बाद में हो गए, ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं, अगर ये हमारे संगठन के बाद होते तो निश्चित तौर पे इनके पास कुछ नहीं बचना था, भाजपा कांग्रेस को हमने कुछ नहीं देना था। लेकिन इन्होंने उस चीज़ का फायदा उठाया और इनको ये था कि जो हमारे पास बचा कुचा वोट है या जो भी इनका है कि वो किसी तरह उसको हम कैप्चर कर लें, और उसके आधार पे इन्होंने ये राजनीति में षड्यंत्र डाल के ये चुनाव करवाया। जी वो बचा कुचा वोट इन्होंने इतना कैप्चर कर दिया कि अपना डंका बजवा दिया, कांग्रेस के खाते में भी नहीं जाने दिया और ना ही इनेलो के। हालांकि कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन समर्थित उम्मीदवार तो थे। इतना बचा खुचा वोट था इनके पास कि इन लोगों ने काफी जो जी बोलिए। देखिए कांग्रेस का तो आप मेरा ख्याल जिक्र भी ना करें तो बढ़िया है, क्योंकि कांग्रेस इस समय भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में ही काम कर रही है। कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं है इस समय। जो जिस कांग्रेस की बात होती थी, ये जो चिंतन मंथन वाली भी बात हो रही है ना, ये चिंतन मंथन होता था आम जनता के साथ। कांग्रेस का आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस चंद नेताओं की पार्टी बनी हुई है और उसके पास कुछ नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने कांग्रेस वालों के साथ पूरी मिली भगत है, सारे हरियाणा को पता है। अंदर खाते ये लोग एक दूसरे को जिता रहे हैं। आज अगर जनता के पास कोई विकल्प के रूप में आगे आया है तो वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी है। और इसी बात के डर की वजह से इन्होंने कि अगर आम आदमी पार्टी का संगठन बन गया हरियाणा में और उसके बाद चुनाव हुए तो इनके पास कुछ नहीं बचना था। लेकिन इन्होंने वो राजनीतिक अपने जो दाव पेच है वो खेल के इनको पता था कि अभी आने वाला जो समय है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। जी रविंद्र जी, तो इसका जवाब आप कैसे देंगे? अगर ये इनके मन साफ होते तो ये पंचायती राज चुनाव भी जी ये बताइए रविंद्र जी। देखिए ये इतनी बेतुकी बात कर रहे हैं डिबेट के अंदर कि उसका उत्तर देना ही बड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस। कांग्रेस की प्रमुख विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की प्रमुख विरोधी पार्टी कांग्रेस पूरे भारत के अंदर। और जो पार्टी चुन चुन के हर जगह पर सारे देश के अंदर कांग्रेस को टारगेट करती, कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करता घूम रही है, तो उसके मुंह से तो ये बातें बड़ी अजीब इसलिए लगती है क्योंकि मेरा मानना है कि इनकी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की। आपके पास इस सवाल का जवाब तो होगा, लेकिन जेडीजी भी ये भी पूछ रहे हैं कि जो मंथन चिंतन करना चाहिए वो मंथन चिंतन आम जनता के साथ करना चाहिए। क्या उस मंथन और चिंतन में कोई कमी रह रही है? क्योंकि आपकी ओर से भी बार बार ये कहा गया कि आप सुबह से इस बात को कह चुके हैं हम मंथन और चिंतन करेंगे, लेकिन वो मंथन और चिंतन कब होगा? जो नतीजे हैं वो आंकड़े में दिखाई देंगे। देखिए नतीजे हमारे लिए इतने खराब भी नहीं है कि भी हमें बहुत ज्यादा डिसहर्टन या डिमोटिवेटेड होना चाहिए। पहले वो तो इसलिए ना सर क्योंकि आपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा। सिंबल पर लड़ा नहीं, लेकिन हमारे समर्थित उम्मीदवार कहीं दूसरे नंबर पे भी आए हैं, तीसरे नंबर पे अच्छे खासे वोट लिए हैं ना। ऐसा नहीं है कि वोटों में कोई कमी है, लेकिन जहाँ तक बात जहाँ तक तीसरे नंबर पर आपके उम्मीदवार हैं, जहाँ तक जीत वाली बात है, जहाँ तक बात मंथन की है, निश्चित तौर पर मंथन करना भी चाहिए, इसमें क्या गलत है? मेरा मानना ये है कि भाई जो ये रिजल्ट है ये दो फैक्टर के कारण ये इस प्रकार के रिजल्ट आए हैं। एक तो सिंबल पे ना लड़ना और दूसरा ये कि बहुत ही कम प्रचार के लिए समय मिला है कांग्रेस के जो बड़े नेताओं को शिविर की वजह से रायपुर के अंदर। तो बाकी तो चीज़ें हैं सारी की सारी, उनका कोई मतलब कोई बनता नहीं है, इनका कोई खुद का आधार नहीं है। आम आदमी पार्टी संगरूर के अंदर उपचुनाव हारने जा रही है। अब देखिएगा उसके बाद में क्या होगा। उसके बाद में एक राष्ट्रीय स्तर पे मैसेज जाएगा कि एक गुब्बारे की तरह ये आकर के फूट गए। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चैलेंज आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। तो आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग नहीं है। जेडीजी क्या आप भी इसे मानते हैं? क्योंकि अक्सर ये आरोप तो आप पर लगते रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर लगते रहे हैं कि एसवाईएल को लेकर अक्सर जो भाषा पंजाब में होती है वो कहीं ना कहीं हरियाणा में आकर बदल जाती है और एक सीट आ पाना आपके लिए खाता जरूर खुला है, लेकिन क्या आप इसको भविष्य में या फिर अभी वाकई ये मानते हैं कि आपके लिए सेटिस्फैक्शनरी है?
जेडी जी आवाज आप सुन पा रहे हैं? तो शायद जेडी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। भूपेंद्र जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगी। भूपेंद्र जी, अगर आपको आवाज आ पा रही है? नहीं, आप अपना बात दोहराएंगे कृपया। जी, जेडी जी, आपसे यही समझना चाहेंगे, नगर निकाय चुनावों को लेकर आपने अभी कांग्रेस पर तो हमला बोल दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया है कि क्या एक खाता खोलना आपके लिए संतुष्टिदायक है? देखिए, एक खाता खोलना हमारे लिए संतुष्टिदायक नहीं हो सकता, ये आपको भी पता है, लेकिन ये सरकार के लिए डूब मरने की बात जरूर है, ये कांग्रेस के लिए डूब मरने की बात जरूर है कि इन लोगों के इतने बड़े बड़े इनके राज रहे हैं, इतने बड़े बड़े इन्होंने शासन किए हैं, इतने बड़े बड़े इनके दावे थे। इन्हें तो आम आदमी पार्टी, जो इनको एक बहुत बड़ी छोटी पार्टी नजर आ रही है, उस पार्टी ने इनके मुखड़े पे दाग तो लगा दिया ना। इनके हमने जो ये जो काले रंग का तिलक लगाया है ना इनके माथे पे, ये इनको समझ लेना चाहिए इस बात से कि ये जो तिलक है, अब ये जब जनता की बरसात होगी, वो काला तिलक इनके सारे चेहरे में भी आएगा। जी जेडी जी। भूपेंद्र जी, तो देखिए, जिस तरीके से आप लोगों की जीत हुई है, क्या आपको लगता है कि अगर दूसरी चीजें ना होती, जैसे कि अग्निपथ स्कीम को लेकर बात की जाए, तो क्या इसका भी इम्पैक्ट पड़ा है नगर निकाय चुनावों में? ये जीत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता था, या पहले से ही आप इतना ही आंकड़ा लेकर चल रहे थे? आपकी एक बात का जवाब दूंगा जी। तो आम आदमी पार्टी के ने आरोप लगाया कि भाई कांग्रेस पार्टी और बीजेपी तो आपस में मिले हुए हैं। सबसे पहले तो मैं इसका जवाब दूं। जी, एक इन्होंने ये कहा कि हमारा डंका बज रहा है, इनका डंका सही बज रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी पार्टी के 2 मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं, और डंका इसलिए बज रहा है कि वो 1 महीने से ज्यादा जेल में होने के बाद भी मंत्री पद पर बैठा हुआ है। दूसरा इन्होंने बात की कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी मिली हुई है। मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ जी। जब पहला चुनाव इन्होंने दिल्ली में लड़ा था तो इनकी सत्ता नहीं आई थी, कुछ लोग कम रह गए थे, तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी से मिलके और सरकार बनाई थी। बीजेपी ने कभी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई, न कभी समर्थन लिया, इसलिए इनका ये जो आरोप है ये बहुत ही निराधार है। एक कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता बहुत अच्छे सूझबूझ की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि ये इतना बुरा इंडिकेशन भी नहीं है। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए वहां 90% लोगों की जमानतें जब्त हो गई, इससे बुरा इंडिकेशन क्या होगा? मैं तो इनको बधाई देता हूँ और मैं चाहता भी हूँ ये इतने रिजल्ट के बाद भी ये इसी तरह से बात करते रहे कि हमारा कोई बुरा ये इंडिकेशन नहीं है, और इसी तरह से ये कार्य करता रहे। मैं इनको इस बात के लिए भी बधाई देता हूँ। दूसरी, आपने दूसरे सवाल किए, जो अग्निपथ का हमारी योजना है, अग्निपथ की जो हमारी योजना है जी, वो बहुत ही सुलझी हुई योजना है, बहुत ही बढ़िया बेरोजगारी दूर करने की योजना है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि 14 तारीख को हम उस योजना को जारी करते हैं और 15 तारीख को ही एकदम लोग सड़कों पर आ जाते हैं। ये कुछ पार्टियों की बहुत बड़ी साजिश है। उन लोगों को जब ये पता ही नहीं था कि ये योजना क्या है, तो वो विरोध करने के लिए सड़कों पर आ गए। और आज जो हमने सारा उनको समझाने की बात की है, आज कोई विरोध नहीं हो रहा। सारी पार्टियों ने भारत बंद का आह्वान किया था। मैं कहता हूँ हरियाणा में तो कोई असर नहीं हुआ और बाकी जगह भी कोई असर नहीं हुआ। एक आधी जगह कोई छुटपुट हुई है। हम जो नौजवान हैं जिनको इन्होंने बरगलाने का काम किया है, उनको हम कन्विंस करेंगे, कन्विंस कर रहे हैं, और 100% लोगों को हम रोजगार देंगे। इससे बढ़िया, अग्निपथ योजना से बढ़िया कोई योजना नहीं हो सकती, क्योंकि जब 17-18 साल का बच्चा होता है जी, तो वो 3-4 साल तक कोशिश करते हैं पुलिस में भर्ती होने के लिए, एक्सरसाइज करते हैं, दूसरा करते हैं। हम उनकी एक्सरसाइज भी कराएंगे 4 साल के लिए भर्ती करके, और उनको पैसे भी देंगे, तनख्वाह भी देंगे, और उनको काबिल भी बनाएंगे। वैसे कितने लोग, मैं ये कहता हूँ कि 17.5 से 23 साल का
अगर आप 21 साल की उम्र भी मान लो तो ज्यादा से ज्यादा 25 साल में रिटायर हो जाएगा, और सारी की सारी जो बेनिफिट है उसको सभी सर्विस के लिए वो एलिजिबल होगा, और उनको हम सर्टिफिकेट देंगे। जो +2 करके 10वीं पास लगेंगे उनको हम +2 की मान्यता देंगे, और जो +2 वाले जाएंगे उनको हम ग्रेजुएशन की मान्यता देंगे, और वो एलिजिबल हो जाएंगे। जो +2 वाला है, जो ग्रेजुएशन के लिए क्वालिफिकेशन, देखिए भूपेंद्र गहलावत जी, उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। अभय चौटाला की ओर से ये सवाल पूछा गया था कि जो रिटायर मौजूदा सैनिक हैं उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही। अग्निपथ स्कीम 50,000 युवाओं को नौकरी कैसे देगी? खैर, इस पर भी हम बात करेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर हमारी बातचीत इस समय चल रही है, क्योंकि अग्निपथ स्कीम के बीच नगर निकाय चुनाव के ये जो नतीजे आए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जेडी जी, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जेडी जी, सवाल तो आपने ही किया था तो उसका मैं जवाब तो दे ही देता हूँ। देखिए, मैं अपने बड़े हमारे सीनियर प्रवक्ता अभी कह रहे थे जी, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। जी दीजिए। देखिए, ऐसा है, आप तो कह रहे, देखिए ये बार बार ये जो बात रिपीट कर रहे हैं ना कि आम पार्टी से ताल्लुकात है, तो मैं इनको क्लियर कर दूं कि मैं इनको साबित कर सकता हूं अभी टेलीविजन चैनल पे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आज से मिले हुए नहीं है। जहाँ इनको ये जानती है, यहाँ ये इस बात को जान के दिखला रहे। आप सुभाष चंद्रा जी राज्यसभा सदस्य बने थे साहब, बात तो सुन लो साहब, आप बात सुन लो, आप तैश में आ जाना, गुस्सा भी करना उसके बाद मुझे कोई बात नहीं, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी है। ये सच्चाई बहुत साहब बहादुर, ये कड़वी सच्चाई है, जनता भी समझती है और आंकड़ों में भी दिखाई दे रही है। जेडी जी, पंजेटा जी कुछ कह रहे हैं। जी पंजेटा जी, क्या कहेंगे आप आखिरी शब्दों में? अरे भैया, आप ऊपर डिबेट अच्छी से करिए, आप ये बेतुकी बातें करते हो, इसमें कोई दम ही नहीं है। आप कांग्रेस का और कोई एक पार्टी बता रहे हो, तो फिर खा रह गया, कोई विपक्ष नहीं रहा, कोई पार्टी नहीं रही। आम आदमी पार्टी ज्यादा लोग कर सकता हूँ साहब, मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ। कितने लोगों पर क्रिमिनल केस है, मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ। जहाँ मर्जी मेरे साथ आप तो कोई भी आपको नहीं सुन पाएगा, और हमारे पास समय भी कम है। रविंदर जी भी कुछ कहना चाहते हैं, पंजेटा जी भी कुछ कहना चाहते हैं। भूपेंद्र जी और जेडी जी, प्लीज थोड़े समय के लिए आप शांत रहिए। पंजेटा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए छोटे शब्दों में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, यहाँ अग्निवीर का जिक्र हो रहा था। मैम, आपको ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को शायद ये नहीं पता जी कि जब आप किसी को सिर्फ 4 साल के बाद रिटायर कर दोगे, जहां वो गर्व महसूस करता है अपनी वर्दी, फौजी की वर्दी पहनने में, आप उसकी ना तो उसको फौजी का रैंक दे रहे हो, ना उसे पेंशन दे रहे हो, ना ग्रेचुटी दे रहे हो, ना कमांड हॉस्पिटल में उसका इलाज, ना आर्मी स्कूल में उसके बच्चों की एजुकेशन, उसका कोई फ्यूचर नहीं, कोई भविष्य नहीं। लॉलीपॉप वाली स्कीम है। इंडियन नेशनल लोकदल अभय सिंह चौटाला जी ने आज गवर्नर से समय भी मांगा है, वो ज्ञापन सौंपने जाएंगे आज गवर्नर को। ये अग्निवीर जो योजना है, ये ग्रामीण, बिल्कुल ये ग्रामीण क्षेत्र में, अगर आप कहते हैं इस चुनाव में असर नहीं पड़ा, तो 90-95% जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो इसकी तैयारी करते हैं, और आपको इसका निश्चित तौर पे असर देखने को मिलेगा। पार्टी किसी को ऐसे नहीं कर सकती। बच्चों ने सुसाइड तक करी है, उसका जिम्मेवार कौन है? कोई ऐसे कि अपनी जान नहीं दे देता। बिल्कुल रविंद्र जी, कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया, बिल्कुल कम शब्दों में। रविंद्र जी, बिल्कुल समय कम है। जी रविंद्र जी, कर लिया है। देखिए आज के चुनावों के असेसमेंट में 888 के आसपास में सीटें थी, वार्ड हो या दूसरी मिला करके कुल 8 सीटों पे आम आदमी पार्टी जीती है, सबको मिला करके, चेयरमैनी से लेकर के सब में, मतलब कि 1% से भी कम। तो उसमें बातें इतनी बड़ी बड़ी करना मेरे हिसाब से इनको शोभा नहीं देता। इनको अपनी तैयारी। बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए रविंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, भूपेंद्र जी और साथ ही जेडी सिंह जी, रजत पंजेटा जी, आप सभी का शुक्रिया जो चर्चा आपने हमारे साथ की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। जी हाँ, बड़ी और अहम खबर इस वक्त की दर्शकों को हम बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि देखिए नगर निकाय चुनावों के नतीजे जो हैं वो आ चुके हैं। 28 नगर पालिका का जो नतीजे हैं वो साफ हो चुके हैं। 28 नगर पालिका में से 14 पर गठबंधन का कब्जा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 14 पर गठबंधन का कब्जा है, 13 पालिकाओं में अन्य का कब्जा है। तो ये आंकड़ा आपके सामने है।
एक सीट पर हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपना खाता जरूर खोला है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी हरियाणा में 28 नगर पालिका का रिजल्ट साफ हो गया है, जिनमें से एक सीट पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया है। 28 नगर पालिका में से 14 पर गठबंधन का कब्जा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें 13 पालिकाओं में अन्य का कब्जा है। ये बड़ी खबर आपके सामने। तो देखिए, निकाय चुनाव के आंकड़े सामने आ चुके हैं, नतीजे साफ हो चुके हैं और ये नतीजे बहुत कुछ कह रहे हैं। आंकड़ों के पीछे एक लंबी कहानी भी नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर अगर बात करें तो देखिए, जो प्रत्याशी जीते हैं वो आपके सामने है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगर निकाय चुनावों के नतीजे साफ हो चुके हैं। अगर नगर परिषद की हम बात करें निकाय चुनावों में, तो 18 नगर परिषद में 11 पर गठबंधन पार्टी का कब्जा है। बीजेपी जेजेपी का कब्जा है। 6 नगर परिषद में अन्य का कब्जा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। क्या नतीजे हैं, नतीजे क्या कहते हैं, ये आपके सामने है। एक नगर परिषद में इनेलो का कब्जा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। तो एक नगर परिषद में इनेलो का कब्जा है। नगर परिषद चुनाव की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। नगर परिषद में गठबंधन पार्टियों का डंका एक बार फिर से बजा है। नगर पालिका की भी बात करें, नगर परिषद की भी अगर बात करें तो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी और जेजेपी का डंका बजा है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, लौटकर जल्द हाजिर होंगे।